ये जो ऑर्डर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ऑर्डर में लिखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उसने आर्टिकल 370 को लेकर पिटीशन दायर की थी। अब जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मैं जिक्र कर रही हूं, आप सभी उन्हें जानते हैं, पेशे से एडवोकेट भी हैं और श्रीनगर में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर भी हैं। अब जिस तरह से इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि एडवोकेट जहूर को सस्पेंड किया गया है क्योंकि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूल्स हैं उन्हें वायलेट किया, उन्होंने सरकार के खिलाफ पिटीशन दायर की, आर्टिकल 370 को लेकर पिटीशन दायर की। अब इस पर रिएक्शन जान लेते हैं। मेरे साथ कश्मीर से सोशल एक्टिविस्ट आदिल नजीर खान ज्वाइन कर चुके हैं, जो बहुत देर से काफी सालों से इस केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और काफी इस हवाले से नॉलेज भी रखते हैं। तो आदिल नजीर जी बताइएगा, एडवोकेट जहूर को सस्पेंड किया गया है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए मैम, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे चाहे वो एम्प्लॉइज हो या नॉन एम्प्लॉइज हो, हर एक को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर एक जिनको सस्पेंड किया गया है वो सीनियर लेक्चरर हैं और पॉलिटिकल साइंस के हैं, और पॉलिटिकल साइंस में ही आर्टिकल 370 पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में ही डेमोक्रेसी को पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में ही कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया जाता है। जब वो लेक्चरर आर्टिकल 370 के डी ऑपरेशनलाइजेशन से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले बच्चों को ये पढ़ाते थे कि ये धारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन और बिटवीन जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में उसको डिफाइन करता है, ये एक ब्रिज का काम करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैकेनिज्म है बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कश्मीर। लेकिन आज उसी को जब उसको सवाल कर रहे होंगे स्टूडेंट की, आप तो ऐसा कह रहे थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने तो इसको यूनिलैटरली खत्म कर दिया, फिर कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन थी, तो उसको जवाब देना पड़ता, जवाब उसके लिए मुश्किल देना हो रहा है इस वक्त। और अब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, उसका ये हक बनता है, उसका ये राइट बनता है कि अगर उसको गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से आहत पहुंची है, किसी भी एक्शन से वो एग्रीव्ड है, तो उसका ये राइट बनता है कि उसको डिफेंड करे। और वही डॉक्टर जहूर साहब जो हमारे हैं, एडवोकेट जहूर साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी भी पिटीशन दायर की थी, वो काफी नॉलेज इस मामले में रखते हैं। आर्टिकल 370 या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया विद J&K जो है, उसको उनको काफी नॉलेज है, तो वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए थे। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले उन्होंने आर्गुमेंट्स वहां रखे, टाइम उनको कम दिया गया लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद सरकार ने उन पे एक्शन लिया कि जनाब इनको सस्पेंड कर दीजिए और इनको इंक्वायरी कीजिए। और अफसोसनाक ये बात है, यू हैव डायरेक्टर ऑफिस इन कश्मीर आल्सो, इनको लेकिन अटैच जम्मू में किया जाता है। क्या ये आप कश्मीर के एम्प्लॉइज को धमकी नहीं दे रहे? क्या ये आप जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को सीधे सीधे चेतावनी नहीं दे रहे? आप मुझे बताइए, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है, जो कि सारे फंडामेंटल राइट्स है। अगर राइट टू इक्वालिटी जितना हक नॉन एम्प्लॉय को है सुप्रीम कोर्ट जाने का, उतना एम्प्लॉय को भी है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप कल को कोई भी एक्शन हम पे लेंगे तो वो कोई किसी को हक नहीं होगा, वो कोर्ट जा ही नहीं सकता। दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जहूर साहब ने बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट से लीव ली थी, तो उसके बाद आप किस तरह से उन पे एक्शन करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने जो एम्प्लॉइज के रूल्स होते हैं या लीव रूल्स हैं उनको वायलेट किया। आप मुझे बताइए किस मामले में, किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इन्होंने वायलेट किया? देखिए, जितनी भी कोड ऑफ कंडक्ट डिपार्टमेंट्स के होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होंगे, वो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं एक मैकेनिज्म को स्मूथ चलाने के लिए, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है जितना हक मुझे है उतना जहूर साहब को भी हक है। और अगर उनको 5 अगस्त 2019 के डिसीजन से अगर उनको कुछ भी लगता है कि ये गलत डिसीजन थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, अनडेमोक्रेटिक थे, इलीगल थे, तो ये उनका राइट बनता है कि वो उसको डिफेंड करे और उसको उजागर करे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, ये इनका हक बनता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको राइट देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप उनकी लिबर्टी को कटेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई एम्प्लॉय
गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जॉब करता है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में जॉब करता है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उसको कोई लिबर्टी नहीं देंगे, आप उसको इक्वालिटी का राइट उससे छीनेंगे, आप उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उसका आर्टिकल 19 के अंडर उसको दिया गया है कि आप उससे उसको छीनेंगे, ये तो कतई इसका मतलब नहीं है। दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट को ये सस्पेंशन ऑर्डर वापस करना चाहिए और क्लियर करनी चाहिए अपनी पोजीशन। मुझे नहीं लगता है कोई रूल्स और जो भी ये कह रहे हैं इन्होंने वायलेट किए, लीव तो डिपार्टमेंट से ली थी, क्या उनका हक नहीं बनता है? आप मुझे बताइए, इसका थोड़ी जिस सरकार के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के तहत नौकरी में लगे हैं, वो आज से 15 साल पहले 15 साल से वो जॉब कर रहे हैं, 15 साल पहले उनकी जॉब लगी है, तब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन यहां था, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बल्कि हर एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करे, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करे जिसके अंदर उनको जॉब दी गई थी। आज आपने सब रिपील कर दिया, यूनिलेटरली कर दिया, वो एक अलग कहानी है, वो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो बहस चल रही है, वेदर दैट इज लीगल एंड इलीगल वो वहां पे डिसाइड किया जाएगा। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ, मैं खुद भी पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, मैंने खुद भी लॉ को थोड़ा सा पढ़ा है, ये मेरे हिसाब से सरासर नाइंसाफी है, सरासर गलत है, इलीगल है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरह ऐसा कुछ करना चाहिए। या तो गवर्नमेंट सीधे सीधे जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमों को धमकी देना चाह रही है कि जनाब आपके लिए ये चेतावनी है, अगर आप कोई भी हरकत करेंगे सरकार के खिलाफ, अगर आप कोई भी आवाज इंसाफ के हक में उठाएंगे, नाइंसाफी के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको पहले सस्पेंड किया जाएगा, फिर आपको टर्मिनेट किया जाएगा। आप देखिए दूसरी तरह यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज को यहाँ टर्मिनेट किया गया, उनको अपील का मौका भी नहीं है। Who are you to decide कि whether they were involved in anti-national activities or not? आपको कोई आके, आपका दोस्त आपको बोलता है गवर्नमेंट को कि जनाब ये इसमें इन्वॉल्व था, उसको आप सुनने का मौका ही नहीं देते हैं। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है? मुझे आप बताइए, डॉक्टर ज़हूर साहब was there in Delhi to defend it, for the restoration of democracy, for the restoration of Constitution of India and Constitution of Jammu and Kashmir in state of Jammu and Kashmir. बट आप उसमें भी उनको सस्पेंड करेंगे, तो मुझे लगता है आप खुद ही लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जनाब डेमोक्रेसी का नाम मत लीजिए, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी थी किसी जमाने में इंडिया में, अब डेमोक्रेसी नहीं है। यू कॉल इट मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट इज नॉट मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज के डेट में ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी आपको नहीं कह सकते। इसको आप जिसको मर्जी है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, जिसको मर्जी है उसको सस्पेंड कर देते हैं। मुझे बताइए, क्या ज़हूर साहब के पास राइट टू इक्वालिटी का हक नहीं है, जो कि फंडामेंटल आर्टिकल 14 उसको देता है, फंडामेंटल राइट है? क्या ज़हूर साहब के पास आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं है? क्या ज़हूर साहब के पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अवेलेबल नहीं है? मुझे बताइए। फिर जो बच्चे, जो मुलाजिम एजुकेशन लीव लेके जाते हैं बाहर, फिर उनको भी नहीं जाने देना चाहिए। आप क्लियर कर दीजिए ना। आपके हक में जो बोलेगा, आपकी नाइंसाफी, इलीगैलिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस जो भी आप करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसको जो सपोर्ट करेगा वो सेफ है। यहाँ पे जो भी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको आप सस्पेंड करेंगे, उसको आप टर्मिनेट करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस? मुझे बताइए। मैं इनको क्लियर ये बहुत बात बोलना चाहता हूँ, क्या राइट टू इक्वालिटी बालातर है कि ये जो आपके सर्विस रूल्स बालातर है? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिनको आप एक नौजवान से, एक शख्स से नहीं, एक सिटीजन से नहीं छीन सकते हैं। आप तो फिर सीधे सीधे यहाँ पे वही छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर मैं ऑर्डर में पढ़ रही थी अभी, जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के 1971 लीव रूल्स बताया है कि जो लीव रूल है वो 1971 का, वो उन्होंने वायलेट किया है। पर बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस तरह से अगर किसी भी मुद्दे पर बात करनी हो तो डरते हैं, कैमरा के सामने आने से डरते हैं, उनको लगता है उनकी नौकरी चली जाएगी। और इस हवाले से जो ये सरकार का डिसीजन था उसके खिलाफ जो उन्होंने पिटीशन दायर की, अब सरकार के खिलाफ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोल सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसी तरह की सिचुएशन है, रूल्स का हवाला देके ऑर्डर सामने आया है। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस कंट्री में, इंडिया में, अगर सबसे ज्यादा
अजीम चीज कोई है, सबसे ज्यादा बालातर अगर कोई चीज है, दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक सिटीजन को राइट टू इक्वालिटी का हक देता है अंडर आर्टिकल 14। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19A देता है सारे सिटीजन को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबको देता है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप सीधे सीधे उनको वायलेट नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं एक एम्प्लॉय सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकता, एक एम्प्लॉय इनजस्टिस के खिलाफ बात नहीं कर सकता है, एक एम्प्लॉय को अगर आप सीने में छुरा भी भोंक देते हैं, उससे उनकी ऑटोनॉमी छीन लेते हैं, उससे उनकी आइडेंटिटी छीन लेते हैं, उससे उनका मतलब मैं कहूंगा सब कुछ छीन लेते हैं, फिर आप उसको कहते हैं आप बोल नहीं सकते हैं बिकॉज यू आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द। ये तो ऐसे रूल्स को जला के फेंक देना चाहिए। ऐसे रूल्स की क्या माने रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, जो राइट टू इक्वालिटी खत्म करे, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन खत्म करे, राइट टू लाइफ एंड पर्सन, इसकी लाइफ कहां है फिर? इसका मतलब है इनको स्लेव्स बन के इनको गवर्नमेंट का काम करना है, जो गवर्नमेंट इनसे कराएगी जैसे वो कराते हैं, मजदूर से वही कराएं, मजदूरी करे। जनाब आप मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, मजदूर का भी हक है, उसके भी राइट होते हैं। जब मजदूरी भी कोई करता है ना, उसका भी हक होता है, अगर उस पर जुल्म होगा तो उसको बात करनी है। जूर साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, डेमोक्रेसी को पढ़ाते हैं, तो वो बच्चों का क्या जवाब देंगे? मैं खुद स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का, मैंने खुद लॉ को पढ़ा है, तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। मुझे आप बताइए, दिल्ली में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, हिंदुस्तान के किस कोने में आपने ऐसे रूल्स रखे हैं एम्प्लॉइज के लिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, वहां पे हमारे प्रोफेसर साहिबान एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में। उनको तो कोई सस्पेंड नहीं करता है, उनको तो कोई टर्मिनेट नहीं करता है, वहां पे तो कोई ऐसे हार्श रूल्स नहीं है। वो एक्टिवली, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पे कांग्रेस के भी प्रोफेसर्स हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी के भी प्रोफेसर्स हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आई हैव प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। यह है हर जगह पे, और इंडिया के हर कोने में यह है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा नया संविधान आप लागू कर रहे हैं? खुद कह रहे हैं कि हमने जनाब इंटीग्रेट कर दिया, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन संविधान, वन फ्लैग। यहाँ पे फिर आप नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, आपने रूल्स को बदल दिया। आपने कहा कि जनाब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलेगा। तो राइट टू इक्वालिटी किस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है लोगों को? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच किसने दिया है? फंडामेंटल राइट्स किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का एक ही मतलब है सिंपल में, जहां पे लोग पावरफुल हैं और जहां पे लोगों को बोलने का हक है। जब आप लोगों से बोलने का हक छीन रहे हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो जाता है। मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको क्लियर डेफिनेशन बता देता हूं। डेमोक्रेसी का मतलब है प्रियंका जी को हर एक हक है बोलने का, चाहे वो बात सरकार को अच्छी लगी या गलत लगी, उनको हक है। इनको इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने का हक है। वेदर शी इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, वो मैटर नहीं करता है। आप देखिए यहाँ पे जर्नलिस्ट की हालत क्या की गई है, जर्नलिस्ट को बोलने नहीं दिया जाता है। जो जर्नलिस्ट, जो आज मीडिया एजेंसीज सरकार की बोली बोलते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट चल रहा है। जो सरकार की बोली नहीं बोल रहे हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट बंद है। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी इज फ्लोरिशिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। जो आप क्लेम कर रहे थे कि जनाब हम तो बिल्कुल, आखिर में क्या कहेंगे कि सरकार को ये ऑर्डर वापस लेना चाहिए या क्या, यानी आपके अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, जो रूल का हवाला दिया है वो बिल्कुल गलत है, ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, चाहे सर्विस रूल्स कुछ भी हो, लेकिन सर्विस रूल्स आर्टिकल 14 से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 19 से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 21 से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स आर दी बेसिक and it is held by the honorable Supreme Court in many judgments कि जनाब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, इसको आप नहीं छेड़ सकते। तो आप तो फिर सीधे सीधे उनको वायलेट कर रहे हैं। सरकार से मेरी मैसेज है, यही है, जो भी आपने एक्शन लिया है, सस्पेंड किया है उनको, इस ऑर्डर को रिवोक कीजिए और लोगों को सच बताइए, लोगों को सच बताए। इट इज हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स, फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। वो तो वही काम कर रहे हैं ना, वो तो संविधान के दायरे के अंदर काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन हिम अ राइट। आप मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी बियर किया है, कहीं भी रोका है किसी भी एम्प्लॉय को, वो कोर्ट नहीं जा सकता है। मुझे बताइए, यहाँ पे सरकार ने इलीगल काम किया है। जूर साहब जाके बोल रहे हैं कि जनाब आपने इलीगल किया है। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट इस कंट्री में कोई चीज है वो डेमोक्रेसी है, वो जनाब डेमोक्रेसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसको तो आप बालाताक रख रहे हैं। आप तो अपने घर के रूल लेके आ रहे हैं, घर का सिस्टम, आपने लीव दी है उनको। अब लीव में वो कुछ भी करे, आपको क्या मतलब? अगर वो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो तब जाके आप एक्शन ले सकते हैं। दिस इज नॉट एन एंटी नेशनल एक्टिविटी। ही इज फाइटिंग देयर फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके लिए तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए।
बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो क्या जवाब देगा कल स्टूडेंट्स को, मुझे बताइए, मैं क्या जवाब दूंगा? ये जो जितने भी लोग आज तक पढ़ाते थे वो तो कुछ और पढ़ाते थे, फिर तो धोखा दे रहे थे 70 साल से वो बच्चों को। जो वकील साहिबान यहाँ पे या जो सुप्रीम कोर्ट ने, आप मुझे बताइए एसआर मुंबई में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, संपत प्रकाश में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एसबीआई वर्सेस संतोष गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, केशवानंदा में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब आप फेडरलिज्म को टच नहीं कर सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और यहीं पे अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए ये जो बकवास कर रहे हैं ना आज लोग, दर दर पे बकवास करते रहते हैं टीवी पे, वो है ये है, जनाब आप बताइए आप सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रेस्पेक्ट करते हैं? संपत प्रकाश में क्या कहा गया, एसआर मुंबई में क्या कहा गया, एसबीआई वर्सेस संतोष गुप्ता में क्या कहा गया? बार बार ये कहा गया कि आर्टिकल 370 इज द परमानेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन कैन अबॉलिश इट, बिकॉज जो इसकी हिस्ट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री, जो इसमें प्रोविजन है उनको नहीं खत्म किया जा सकता। वही जूर साहब पिछले 15 साल से पॉलिटिकल के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, आज उसको बोलना पड़ता है कि ये तो हो गया, आज कैसे वो बोलेगा, आज कैसे वो इसको जस्टिफाई करेगा? 15 साल से वो और कोई बोली पढ़ा रहा था, आज आप उसको कह रहे हैं उल्टा पढ़ा है, दैट्स व्हाई ही वाज इन सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, सरासर नाइंसाफी है उनके साथ। और बाकी मुलाजमी को भी इस पे खड़ा होना चाहिए, जो भी एम्प्लॉइज एसोसिएशन होती है, चाहे लेक्चरर एसोसिएशन हो या बाकी एम्प्लॉइज, ये तो सीधे सीधे आपके राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं, आप तो फिर सीधे स्लेव्स बन गए, फिर तो गुलाम बन गए ना आप। अगर आपको सरकार अपनी बोली बुलवाएगी, सरकार आपको अपने पीछे पीछे चलाएगी, तो फिर तो आप, मुझे नहीं लगता आपके पास कोई राइट ही है, आपके पास कोई राइट ही नहीं बचा, फिर आप तो सीधे गुलामी कर रहे हैं। मजदूरी में आते हैं सुबह 10 बजे 4 बजे, अब ये मैटर नहीं करता है कि आप गेस्टेड मजदूरी करते हैं कि आप 4th क्लास मजदूरी करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आपको उसकी तनख्वाह मिलती है, बाकी आपको बोलने का हक नहीं है। दिस इज हाउ दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग and they are sending clear message to all the employees that they cannot raise voice against injustice. खैर वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, जब जजमेंट आएगा फिर ही तस्वीर साफ होगी आर्टिकल 370 को लेकर। पर पिटीशन दायर करने पर जिस तरह से एडवोकेट जहूर को सस्पेंड किया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आदिल का कहना है कि सर बिल्कुल गलत है, इनजस्टिस है, नाइंसाफी है। और जाते जाते इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, जब एडवोकेट जहूर ने आर्टिकल 370 की पिटीशन दायर करने के बाद जो दलीलें वहां पर दी, जो आर्ग्यूमेंट किए, वो वीडियो जहूर अहमद बात। I pay lordship, keeping in with the democracy, federalism, and the self-contained provision of 370. We pray that it's not sustainable, the impuned CEOs. So justice be done with the people of Jammu and Kashmir, lordship. Thank you. Thank you. Obliged, Mr. Robert. Lordships, I teach Indian polity to the students in Jammu and Kashmir, and it's very embarrassing and very difficult for me, like people like me, since 2019, when we teach this beautiful constitution and beautiful democracy, and when they will ask, are we really a democracy since post 19 August 2009, since August 19, and it's very difficult for us to answer. Basically, it was very unbelievable on 4th August 2019, when despite the assurance of Honorable Governor, then Governor, that their Article 370 will not be abrogated, in the midnight, curfew is being imposed. All 3 chief ministers, cabinet Please minister. formulate your point. Just formulate the point now, because we've heard all this, almost for the next. Also, I'll tell you why there are other people. Mr. Shankar Narayan has been waiting here for the last 12 days of hearing. Oh, how many days? 11? We have to give him some time. So please give us your specific point so we can leave some 20 minutes at the end. Mr. Beg has to argue for 10 minutes. Within 2 days, 5th and 6th August, special state of Jammu and Kashmir was downgraded into 2 union territories, Union Territory of Ladakh and Union Territory of Jammu and Kashmir. These impudent actions are completely in violation to constitutional morality of Constitution of India, right to democracy and consent of the people of Jammu, Kashmir and Ladakh, procedure established under the law, national interest of this country, cooperative federalism, supremacy of Constitution, rule of law. On 5th August and 6th August, Jammu and Kashmir had the legislature, which had basically the legislature of Jammu and Kashmir comprises legislative assembly and legislative council. That point was made just this morning by Dr. Guruswamy. He has made the point. What I'm going to tell. Yes. And instead Don't repeat that, because that has already been made this morning. Just you are listening to it. Yes. Same point has been made.
In legislative council, Get on with something new. Tell us something new. And by Ms. Ramakrishnan also has made the same point in the morning. I'm submitting legislative council is having 36 members, and it was not dissolved on 5th and 6th August. It was dissolved in October 2019. So it was in operation. Legislative assembly was dissolved in May 2018. So because the state legislature comprises legislative council and legislative assembly, on 5th and 6th August it was there. So if we respect the consent of the people, which is federal, this is basic structure of the constitution. So there could have been option to get any concurrence from even a recommendation for this Reorganization Act from state legislature, which is mandatory. So part of state legislature was that. So when we see this was ignored. This was ignored and is not highlighted as on date. That legislative council, 36 members, they were also detained. Some of them were detained, some of them were not detained. It is already Yes, It is already told to us by so many people that is all three CMs, legislatures, they were all detained. few were detained, few were not detained, because we don't have absolute this information. It was whole the state was under the blockade. Now, Lordship, when we go to Jammu and Kashmir State Reorganization Act, where Proviso 3rd is suspended, so it was mandated for that. So it was there is on All right. Thank you, proclamation. Mr. Very, very important submission. Proclamation dated December 2018. Dear President is knowing that this shows the intentions, because legislators, when we will get this Reorganization Act in the Parliament, there it mandates state legislature. We are prior before 1 year. In proclamation, Proviso 3rd is being suspended. Coming to the Article 371, important point which I want to highlight here. One is consent of the people was not respected, which is the very beautiful and basic structure in our constitution. Article 370, basically, it was, as Goswami, this ma'am said, that it was the constitutional intention of Constituent Assembly of India and Constitutional Assembly of Jammu and Kashmir. They issued them some guarantee, and Constituent Assembly of Jammu and Kashmir made the constitution. When Jammu and Kashmir constitution is framed, then, in my opinion, the Proviso subclass 3rd of Article 370 has gone. That has no scope. So We'll wrap it up now. Thank you very much. Yes, now Mr. Beg. with one submission at last. Please give Mr. With Beg one a submission at last. With one submission. Yes. We hope that this impugned actions, impugned orders may be cautioned, and position of 4th Yes, August Mr. may be Beg. restored to the state of Jammu. Yes, Mr. Beg. Thank you, Lord. Second.